नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का बैच प्रारंभ कर दिया गया है। ये तीसरा पार्ट है। एक प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न होंगे। मैंने पहले पार्ट में पूरा समझाया था। 6 प्रश्न भी हल कराया था और 6 प्रश्न के 3 पार्ट डेली लोगों को दिए जाएंगे। तो पहला पार्ट मैंने पब्लिश किया था, ये तीसरा पार्ट भी पब्लिश कर दिया जा रहा है क्योंकि आज बैच प्रारंभ हो चुका है। इसका पहला पार्ट तो 2-3 दिन पहले ही पब्लिश किया गया था क्योंकि कई लोग कह रहे थे डेमो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस लिखित परीक्षा में कैसे प्रश्न होंगे, क्या क्या आपको लिखना होगा, कैसे आपको लिखना होगा। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है, सर नोट्स मिल जाता। दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। नोट्स अगर आप पढ़े न होते, पूरे सिलेबस का आपको ज्ञान न होता, तो आज जहां आप पहुंचे हैं, जहां आप खड़े हैं, आप वहां तक न पहुंचते। अब अपने उसी ज्ञान को जो यहाँ पर बताया जाए, उस आधार पर वैसे ही आपको लिखना है। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानते होंगे कि ज्ञान का सागर है, बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, और ज्ञान होने के बावजूद अगर उन्हें स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, माइक से बोलने को कह दिया जाए, तो शायद न बोल पाए। ज्ञान है लेकिन बोलने की कला नहीं है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ज्ञान तो है, पढ़ा तो है, इस स्टेज तक पहुंचे तो हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पा रहे हैं। 350 शब्दों में लिखने को कहा जाए तो शायद ना लिख पाए। इसलिए दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि कहीं का नोट्स खरीद लें, यहाँ नहीं सर दे रहे हैं, किसी का नोट्स ले रहे और पढ़ते रहें, परीक्षा में जाकर लिख देंगे। ऐसा कभी भी मत करिएगा। ऐसा करना अपने आप के साथ धोखा करना है। आज से ही यह नियम बनाइए, चाहे यहाँ एडमिशन लीजिए, कहीं भी एडमिशन लीजिए, आज से नियम बनाइए कि एक प्रश्न पत्र यानी 18 प्रश्न आपको आज ही से एक प्रैक्टिस सेट लिखना है। चलिए 2 दिन का समय लीजिए, 2 दिन में एक प्रश्न पत्र लिखना है। 18 प्रश्न का प्रश्न पत्र 2 दिन में आपको कॉपी में लिखकर पूरा करना है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत आपको होगी। पहले दिन हो सकता है कि एक ही प्रश्न को लिखने में आपको आधे घंटे का समय लग जाए। हो सकता है कि किसी को 350 शब्द लिखने हैं, 350 ना लिख पाए, 200 शब्द ही लिख पाए। लेकिन आरंभ में ये परेशानी जरूर आएगी। लेकिन जब आप 2-3 दिन लगातार, एक सप्ताह आप मान लीजिए कि एक सप्ताह तक आप लिखना जब शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी और यही आदत परीक्षा में काम आएगी। यही टाइम मैनेजिंग परीक्षा में काम आएगा। मान लिया आप नोट्स किसी का खरीद लिए, कहीं से ले लिए, खुद का नोट्स पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं परीक्षा में जाकर लिखेंगे, और आप लिखने बैठ रहे हैं, 18 प्रश्न लिखना है, 1 घंटे में पता चल रहा है आप 2 प्रश्न लिख रहे हैं, या 1 घंटे में आप 3 ही प्रश्न लिख पाए। तो इस तरीके से टाइम का जो मैनेजिंग है, वो आप जब आज ही से लिखना शुरू करेंगे तभी हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है लोगों के लिए कि सर हमारे 45 सही हो रहे हैं, हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। अब आपके सामने 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों में कहाँ पर आप रिस्क लेना चाहते हैं? क्या आप पैसे का रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर अभी तक जो आपने पढ़ाई की, क्या आप नौकरी का रिस्क लेना चाहते हैं? जिस नौकरी के लिए आपने इतना त्याग किया, इतनी पढ़ाई की, क्या नौकरी का रिस्क लेना चाहते हैं या पैसे का? अब आप कहेंगे सर पैसे या नौकरी, इससे मतलब क्या होगा? इससे मतलब ये है कि अगर आज से आप शुरू करते हैं, आप पैसे का रिस्क लिया, आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही यहाँ कहीं पर आपने एडमिशन ले लिया और पैसे का आपने रिस्क ले लिया, 45 प्रश्न आपके सही हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिन पर आयोग में लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं, और आपका मेंस का कॉल आ गया कि मेंस आपको लिखना है, फिर आपका तो बहुत बल्ले बल्ले हो गया, आप तो जाकर लिखेंगे मेंस, क्योंकि तैयारी आपने पहले से शुरू कर ली, आपने पैसे का रिस्क लिया।
कुछ लोग कह रहे सर पैसे है ही नहीं, पैसे का रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर इतने दिन जो आपने मेहनत किया, जो फ्यूचर के लिए आप लगे हैं, मान लिया उस फ्यूचर की, उस नौकरी की, अपने लक्ष्य का आपने रिस्क ले लिया, और रिजल्ट आता है कब? रिजल्ट आ रहा है, पता चल रहा है सितंबर के प्रथम सप्ताह में। अब सितंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आता है, आपके पास 20-25 दिन का समय मिलता है, 5 अक्टूबर को पेपर ही है। अब आप सोचिए, क्या 20-25 दिन में आप इस लायक अपने आप को बना पाएंगे कि आप नौकरी ले लें? आप मेंस लिख पाएंगे? आप खुद सोचिए। इसका निर्णय आपको करना है कि आप किसका रिस्क लेना चाहते हैं। अब आपको अगर पैसे का रिस्क लेना है तो आप एडमिशन लीजिए, लगातार पढ़ना शुरू करिए, सोच विचार में ज़्यादा मत पड़िए। बाकी हमारे यहाँ तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जिनके 68 प्रश्न सही हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 50+ वाले भी हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 45 वाले हैं। तो ज़्यादातर तो 45 और 50 के बीच वाले हैं, यानी ज़्यादातर जो मेरिट जाने की संभावना है 45 से 50 के बीच जाएगी। जो 68 हैं, ये तो ऐसे अपवाद में 1-2 लोग आपको मिलेंगे, बाकी तो 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो खैर, ये तो मेरा समझाना काम था, और इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या निर्देश है, इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। वीडियो पब्लिश है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक आपको भेज देंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर एडमिशन कहाँ ले, कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो यह नंबर लिखा है, इस पर फ़ोन करिए या व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या फ़ीस है, कैसे आपको PDF मिलेगा, वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको लिखना है, और जो आप लिखेंगे उसका मूल्यांकन होगा, वह कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पुष्टि मार्ग, मीराबाई का व्यक्तित्व, और ये कबीर का पद, खड़ी बोली का नामकरण, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि, ये कराया। सेकंड पार्ट में हिंदी के शब्द संपदा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की साहित्य साधना, भक्तिन रेखा चित्र, हरिशंकर परसाई का साहित्य वैशिष्ट कराया। थर्ड पार्ट में जिसे आप देखने जा रहे हैं वो जगमोहन द्वारा मोहन राकेश ने सुविधाभोगी तथा अवसरवादी स्वच्छंद प्रवृत्ति के पुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इस थर्ड पार्ट में। क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आइए प्रश्न संख्या 11 में आपको लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। अब यहाँ से आपको देखना है कि प्रश्न संख्या 11 में क्या लिखना है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि जगमोहन द्वारा मोहन राकेश ने सुविधाभोगी तथा अवसरवादी स्वच्छंद प्रवृत्ति के पुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न है। ये PDF भी सुबह हम अपने कैंडिडेट को भेज दिए हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है 350 शब्दों में, 350 शब्दों में। अब यहाँ पॉइंट इसीलिए बनवा दिया जाता है, यहाँ पर पॉइंट इसीलिए बनवा दिया जाता है ताकि इतने पॉइंट हैं। अब आप पहले दिन अगर लिखना शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट आपने रट लिया है, ये पॉइंट आपने याद कर लिया है। हर पॉइंट पर अगर आप 25-25 शब्द भी लिख पाते हैं पहले दिन, तो कम से कम 150-200 शब्द तो लिख ही ले जाएंगे पहले दिन। और फिर धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी तो फिर लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आधे अधूरे नाटक और नाटककार के बारे में जानना है या लिखना है, तो मोहन राकेश के बारे में आपको लिखना है। अब आप लिखना शुरू करें। इस तरीके से लिखना है। वीडियो लेक्चर को सुने। जितने लोगों का एडमिशन हो गया है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, वो एक बार ध्यान दें। लेक्चर को पूरा सुनना है। सुनने के बाद लेक्चर को बंद कर देना है, मोबाइल बंद करके रख देना है। फिर जो आपने सुना उसी का मनन करते हुए, इन्हीं पॉइंट को देखते हुए आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद PDF बनाकर हमको व्हाट्सएप पर भेजिए। फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और बताया जाएगा कहाँ पर कमी है, अभी कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप सुने, लेक्चर सुने कि इन सब पॉइंटों में क्या लिखना है, फिर वीडियो बंद करके आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आधे अधूरे नाटक और नाटककार के बारे में लिखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। हिंदी नव नाट्य लेखन को एक व्यापक, सर्जनात्मक और ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। सामान्यतः मोहन राकेश को प्रसाद की परंपरा का नाटककार कहा जा सकता है।
क्योंकि अब प्रसाद की परंपरा का नाटककार कहा जा सकता है, तो आप लिखेंगे क्योंकि उनके नाटकों में ऐतिहासिकता, नारी पात्रों की प्रधानता, भावुकता, काव्यात्मकता मौजूद है। फिर भी मोहन राकेश ने इस परंपरा का नए रूप में विकास किया और जयशंकर प्रसाद परंपरा से अलग आधुनिक भावबोध के नाटक भी लिखे। आधुनिक भावबोध के नाटक भी लिखे। साथ ही उन्होंने नाटकों के चलते रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। अब आधे अधूरे नाटक, अब यहाँ पर आपने जो लिखा ये जितनी बात बताई गई ये कम से कम आपके 50 शब्द से ऊपर हो गए, लगभग 70-75 शब्द हो गए। अब आपने सुना। अब इसके बाद में जगमोहन। जगमोहन कौन है? तो जगमोहन आधे अधूरे नाटक में ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी सुविधाओं को देखकर जीना जानता है। सामान्य प्रचलित शब्दों में इसे हम अवसरवादी व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा भोगी और अवसरवादी स्वच्छंद प्रवृत्ति के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि जगमोहन आधे अधूरे नाटक में ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी सुविधाओं को देखकर जीना जानता है। सामान्य प्रचलित शब्दों में इसे हम अवसरवादी व्यक्ति भी कह सकते हैं। नाटक के आरंभ में ही जगमोहन का नाम भी आता है। जब सावित्री सिंघानिया के आने और उसके द्वारा अशोक की नौकरी लगवा देने की बात कर रही होती है, तभी जगमोहन का नाम भी आता है और वह महेंद्रनाथ के द्वारा ही व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब जगमोहन और सावित्री में क्या संबंध है, महेंद्रनाथ जगमोहन में क्या संबंध है, जगमोहन के कथन कौन से हैं, जगमोहन का व्यक्तित्व क्या है, अब इन्हीं पर आपको लिखते चलना है। गौर से सुनते चलिए। सावित्री पर व्यंग करते हुए जगमोहन कहता है, क्या जगमोहन कहता है? जगमोहन कहता है कि जब जब किसी महेंद्रनाथ कहता है कि जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है, यहाँ मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ पहले जगमोहन आया करता था। पहले जगमोहन आया करता था। तो जगमोहन और सावित्री के भी जो संबंध है वो यहाँ से उजागर हो रहा है महेंद्रनाथ के कथन से। महेंद्रनाथ कहते हैं कि जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता था, यहाँ मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ पहले जगमोहन आया करता था। और जब जगमोहन का नाम सुनकर सावित्री कुछ स्थिर सी होकर रह जाती है तो महेंद्रनाथ फिर कहता है, क्यों जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो गए? तो इससे यह स्पष्ट है कि जगमोहन भी क्रम से सावित्री के प्रेमियों में से एक है। तो जगमोहन और सावित्री का संबंध क्या है? प्रेमी का संबंध है। पर जिन किन्हीं भी कारणों से उसका प्रेम सिरे नहीं चढ़ पाता, इसके बाद महेंद्रनाथ से बंधी सावित्री अपनी ऊब मिटाने के लिए, अपने अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए फिर से जगमोहन के पास चली जाना चाहती है हमेशा के लिए। लेकिन जगमोहन वह अपनी सुविधा के अनुसार जीने का दर्शन मानकर चलने वाला व्यक्ति है। अतः सावित्री को दोबारा उससे निराशा ही हाथ लगती है। नाटक में प्रत्यक्ष रूप से जगमोहन मध्यांतर के बाद ही दिखाई देता है। स्वयं सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी को उसके आने की सूचना देती है। कहती मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ, जगमोहन आएगा लेने। सावित्री अपनी जो लड़की है बिन्नी को उसके आने की सूचना देती कि मुझे चाय के लिए बाहर जाना है कहीं किसी के साथ, जगमोहन आएगा लेने। तो बिन्नी कहती है कि डैडी जगमोहन अंकल को पसंद नहीं करते, फिर भी सावित्री चिंतित नहीं होती। वो बिन्नी से कहती अगली बार तुम्हारे यहाँ आने पर शायद मैं ना मिलूं,
क्योंकि मैंने जगमोहन को इसीलिए बुलाया है कि अब उसी के साथ जीवन को नए सिरे से आरंभ करूंगी। उसके फ़ोन पर ही जगमोहन उनके घर में आता है। तो जगमोहन सुविधाभोगी है, जगमोहन अपनी सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति है। इसका व्यक्तित्व कैसा है? तो जगमोहन अपनी सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति है, मनमौजी भी है, लापरवाह भी है। इन सब बातों का ज्ञान उसकी इस कथन से होता है जो वो सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता हुआ सावित्री से कहता है, जगमोहन कि तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह से डांटती हो आज भी, पर बात इतनी सी है, कुक्कू डियर। मैंने प्रारंभिक परीक्षा में बताया था कि सावित्री को कुक्कू कौन कहता है ना? यही जगमोहन है कहता है, कुक्कू डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसीलिए सोचा कि। खैर स्पष्ट है, जगमोहन घर, दफ्तर और बाहर की प्रत्येक वस्तु में कपड़ों की तरह ही अंतर करना और रखना जानता है। फिर भी सावित्री उस पर बहुत विश्वास का भाव प्रकट करती है, पर वह सावित्री से कहीं अधिक व्यवहारिक व्यक्ति है। यह उसका व्यक्तित्व है। जब सावित्री उसे कहीं बाहर चलकर बात करने को कहती है तो वह वही बात कर लेना उचित मानता है। वह वास्तव में अपने व्यवहार से सावित्री को टालने का प्रयास करता है और यह उसकी व्यवहारिकता ही अधिक है। जब सावित्री अपना उसके साथ रहने का फैसला सुनाती है, बताती है कि उसे यानी जगमोहन को अतीत में मेरे लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ा, तो स्थिति को भांप कर वो लगभग स्पष्ट ही कह देता है। जगमोहन कहता है, देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। और जब सावित्री के साथ जाने लगता है, देखता है कि वो घर को अकेला खाली खुला छोड़कर जा रही है, तो कहता है, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? उसका यह कथन भी वास्तव में इसी बात का द्योतक है कि अब उसने पहले की तरह सावित्री के बारे में सोचना छोड़ दिया है। पर सावित्री है कि वह उसके व्यवहार को स्पष्टता समझना ही नहीं चाहती। तो जगमोहन क्या करता है, यह भी इस सब के बाद पता चलता है, वो भी पुरुषचार अर्थात जुनेजा के वक्तव्य से। वह यह कि जगमोहन न्यू इंडिया का अफसर है। जगमोहन क्या है, ये मेंशन कर दीजिएगा कि न्यू इंडिया का अफसर है। उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया था और अब फिर वह बदल कर वहीं वापस आ गया है। जुनेजा भी जानता है कि सावित्री जगमोहन के जाल में फंस रही है। वो सावित्री को समझाने के लिए वहाँ आया होता है, पर यह जानकर कि जगमोहन वहाँ बैठा है, वह अपना आना बेकार समझता है। तो स्पष्ट है कि जगमोहन की एक प्रकार की दहशत जुनेजा के मन पर भी है। तभी वो कहता है, जुनेजा, कि मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बन सके, पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पर सावित्री उसे जगमोहन के पास से खाली हाथ और परास्त होकर ही लौटना पड़ता है। अब अंत में आप लिखें निष्कर्ष के रूप में, तो इस प्रकार यह जाना गया कि जगमोहन अवसरवादिता का ही परिचायक है। उसके अपने ही ढंग से अपने लिए जीने वाले जीवन दर्शन का द्योतक है। इसी कारण जब सावित्री उसके साथ जाती है, उसके साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने की बात करती है, तो उसे कहता है कि यदि उसने कुछ वर्षों पहले ये निश्चय किया होता तो अच्छा होता। अब वह घर परिवार, नौकरी आदि की अस्थिरता जैसी बातें करके सावित्री को टाल देता है। यानी कि वह भी सावित्री की फिलॉसफी के अनुसार आधा अधूरा प्रमाणिक होता है। एक मुखौटा ही, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही, सावित्री की अधूरी और पराजित तलाश का एक चेहरा जगमोहन, बस यही है जगमोहन। तो आपने सुना, लगभग 500 शब्दों में मैंने आपको यह बताया, लगभग 500 शब्दों में। अब इसके बाद में यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, वह अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में मालती और झुनिया
गोदान उपन्यास में मालती और झुनिया के चरित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले गोदान उपन्यास के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में, गोदान उपन्यास के बारे में आपको सीधे सीधे लिखना है कि गोदान उपन्यास किसका है। तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद का है। गोदान के कथानक में बिखराव की स्थिति भी है, किसानों की समस्या पर लिखा गया है, एक ग्रामीण जीवन की गाथा है यह। गांव व शहर की कथा को जोड़ने वाले 3 ही इसमें संपर्क सूत्र मिलते हैं, जिसमें राय साहब, गोबर, मेहता, मालती हैं। इस उपन्यास में पात्रों की संख्या भी अधिक है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से किसानों की दुर्दशा को, किसानों की स्थिति को दर्शाया है, इसीलिए किसानों की यह महागाथा भी कहा जाता है। अब इसके बाद में मालती और झुनिया के व्यक्तित्व पर आ जाते हैं, इनके चरित्र की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, गौर से सुने। फिर आगे आप लिखेंगे कि मालती और झुनिया के चरित्र में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो दोनों को अलग करते हैं। मालती बौद्धिक नारी है तथा वह पुरुष भी बौद्धिक है, जिससे वह विवाह करना चाहती है। एक समय वह भी आता है जब दोनों परिणय सूत्र में बंध नहीं पाते हैं, उनका आदर्शवाद उनके आड़े आता है, जबकि झुनिया और गोबर जल्द ही एक हो जाते हैं। समाज की बाधाएं भी उन्हें एक होने से रोक नहीं पाती। विवाह पूर्व ही झुनिया गर्भवती हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि झुनिया का चरित्र नारी का यथार्थ चित्र है तथा मालती आदर्शों की प्रतिमा के रूप में अभिचित्रित हुई है। गोबर झुनिया को पति रूप में पाने के बाद भी रसिक बनी रहती है। वह माता दीन को बहलाती फुसलाती रहती है। वह रसिक स्त्री है, दुश्चरित्र नहीं। जब झुनिया और माता दीन को सोना बातें करते देख लेती है तो माँ से शिकायत करने का भय दिखाती है। इस पर झुनिया कहती है, अब झुनिया का क्या कथन है, कोटेशन भी आपको लिखना है। झुनिया का जो कथन है वो कोटेशन लिखिए कि क्या कह दोगी अम्मा से। झुनिया कहती है कि क्या कह दोगी अम्मा से, कहने की कोई बात भी हो। जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है। मैं अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, अब जान पाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है। तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वो किसी का नहीं रहता। तो यह झुनिया के सील का बैरोमीटर है। यह झुनिया के सील का बैरोमीटर है कि किस तरीके से झुनिया में सील है। वह परंपरावादी पतिव्रता के मूल्यों की विश्वासी नहीं है। वह ऐसी आधुनिक नारी है जो पुरुष के समकक्ष अधिकारों की आकांक्षिणी है। मालती में वह रूप प्रच्छन्न है और झुनिया में अस्पष्ट। जैसे पति पत्नी संबंधों पर झुनिया और मालती के सोच का धरातल एक है, लेकिन झुनिया में मालती से अधिक यथार्थवादी चरित्र है। झुनिया में मालती से अधिक यथार्थवादी चरित्र है। वह समझदार और चतुर स्त्री है। वह अपनी स्थिति की सही समझ रखती है। वह प्रेम और प्रेम के व्यवसाय को समझती है। प्रेम का व्यवसाय किस हद तक किया जाना चाहिए इसका भी उसे ज्ञान है। वो किसी के झांसे में आने वाली स्त्री नहीं है।
प्रेमचंद ने उसे सामाजिक या समाज के यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में निर्मित किया है। इससे भिन्न मालती पर प्रेमचंद का आदर्शवाद एक हद तक आरोपित हो जाता है। झुनिया में मालती से अधिक आधुनिकता के तत्व हैं। उसका चरित्र अधिक मोहक, स्वाभाविक और प्रामाणिक लगता है। गोबर झुनिया की उपेक्षा करता है, यहां तक कि पीटता भी है। झुनिया भी उसकी उपेक्षा करती है। लेकिन जिस दिन गोबर हड़ताल में पिटकर आता है, वो बेचैन हो जाती है। वह उसकी अनथक सेवा शुश्रूषा करती है। घर चलाने का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेती है। गोबर की सेवा में उसे सुख मिलता है। प्रेमचंद उनके इस परिवर्तन को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती है। उस एक महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो जाता है, उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। झुनिया में यह परिवर्तन उसके समान अधिकार पाने के कारण हुआ है। वह एक कर्मठ और कर्तव्यशील नारी है। वह धनिया की बहू के सर्वथा योग्य है, जिससे उचित सम्मान देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। यह परिवर्तन उसके शील के आवृत पक्ष को अनावृत करता है। अब इसके बाद में अंत में निष्कर्ष रूप में आप लिख दें कि मालती बौद्धिक कारणों से अपना वैवाहिक जीवन बना नहीं पाती। उसके व्यक्तित्व पर लेखक के आदर्शों का आरोपण हो जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व यथार्थवादी और विश्वसनीय है, जबकि झुनिया का इसके विपरीत है। मालती आधुनिक नारी के गुणों का अधिक यथार्थवादी गुण उसमें है। उसके लिए झटका भी है जो आधुनिकता को मात्र नागर विरासत समझते हैं, जबकि झुनिया में नागर विरासत नहीं है, आधुनिकता के बहुत ज़्यादा गुण नहीं है। यह नहीं समझते कि आधुनिकता एक शाश्वत बोध है जो शहर और गांव की वर्जना स्वीकार नहीं करती। झुनिया इसके जीवित जागृत प्रतीक मात्र है। तो यह आपने देखा कि गोदान में मालती और झुनिया के बारे में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 में पूरा पेपर आपके पास है कि काव्य का स्वरूप का विवेचन कीजिए। प्रश्न ये है कि काव्य के स्वरूप का विवेचन कीजिए। अब यहाँ पर आपको काव्य के स्वरूप का विवेचन करना है। काव्य के स्वरूप का विवेचन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, काव्यशास्त्र में काव्य क्या है, काव्यशास्त्र और भरत मुनि का उल्लेख जरूर करना है, काव्यशास्त्र के शास्त्रीय कवि और उनके प्रकार लिखना है, फिर काव्य का सीमित स्वरूप लिखना है और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। 350 शब्दों में क्या क्या लिखना है, गौर से सुने। नोट्स भी आपके पास प्रीलिम्स के होंगे, उसकी सहायता भी अगर आप भूलें तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जैसे कहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊंगा कि काव्यशास्त्र में कहाँ पर आप अभी शुरुआती दौर में सहयोग लिख सकते हैं, कहाँ पर अभी आगे आपको बताएंगे। देखिए, पहले लिखना है आपको कि भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है। संस्कृत वाङ्मय में काव्य तथा साहित्य एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। भारतीय नाट्य विवेचन में भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र का आरंभिक ग्रंथ है। नाटक और कविता दोनों ही काव्य के रूप माने जाते हैं। दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य नामक भेदों में विविध काव्य रूप वर्गीकृत किए गए हैं। भारतीय आचार्यों ने बहुत पहले ही
समस्त कलाओं की मूलभूत एकता के बिंदु स्थिर कर लिए थे। इसीलिए काव्य शब्द व्यापक अर्थ में विभिन्न कलाओं की एकता का बोधक है। अब काव्य क्या है काव्य शास्त्र में, समझ में आया। अब आगे आप लाइन छोड़कर लिखें, पैराग्राफ चेंज करके इस तरीके से फिर लिखें कि संपूर्ण वाङ्मय को शास्त्र और काव्य दो वर्गों में, शास्त्र और काव्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राजशेखर लिखते हैं कि जैसे दीपक के बिना, अब ये आपको कोटेशन ध्यान रखना है, राजशेखर ये कहां पर लिखना है, जहां पर काव्य और शास्त्र दोनों अलग अलग आपको लिखना है कि काव्य और शास्त्र दो वर्गों में विभक्त हो सकते हैं। राजशेखर का कथन है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखें कि जैसे दीपक के बिना पदार्थों का ज्ञान असंभव है, वैसे ही शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य का ज्ञान संभव नहीं है। ये राजशेखर का कोटेशन आप डाल दीजिए, और जहां जहां आप कोटेशन लिखें अभी से आदत बनाइए, ये नहीं कि परीक्षा में जाकर लिखेंगे, कोटेशन को काले कलर से कर दीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिख रहे हैं उसी को काले रंग से लिख दीजिए, बाकी आप नीले रंग से लिखेंगे तो काली स्याही से लिख दिया करिए कोटेशन को। तो राजशेखर ने कहा है कि जैसे दीपक के बिना पदार्थों का ज्ञान असंभव है, वैसे ही ज्ञान शास्त्र के बिना काव्य का ज्ञान संभव नहीं है। काव्य मीमांसा में शास्त्र कवि तथा काव्य कवि दोनों प्रकार के कवि काव्य रचना से संबद्ध बतलाए गए हैं। राजशेखर के अनुसार शास्त्र कवि तीन प्रकार के होते हैं। राजशेखर के अनुसार शास्त्र कवि तीन प्रकार के होते हैं, इसको लिख लीजिए। शास्त्र का रचयिता या लेखक, पहला शास्त्र का रचयिता या लेखक, दूसरा शास्त्र में काव्य का सन्निधान करने वाला, तीसरा काव्य में शास्त्र का सन्निधान करने वाला। लिख लिया। अब फिर लाइन छोड़कर लिखें, पैराग्राफ चेंज करें और इस प्रकार से फिर आप लिखें कि इसी प्रकार उन्होंने रचना कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्त कवि, मार्ग कवि, शास्त्रार्थ कवि आदि काव्य कवि के विभिन्न पद भेदों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। अब फिर लाइन छोड़कर आप लिखना शुरू करें। लाइन छोड़कर लिखें, इस प्रकार समस्त वाङ्मय एक ही लक्ष्य का प्रतिपादन करते हैं। भारतीय दृष्टि में सभी अपने अपने ढंग से एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। प्रकांतर में सभी आचार्य एक ही बात कहते हैं, किंतु काव्य का विशेष महत्व इस कारण है कि वह कथ्य को सबसे प्रभावशाली रीति से प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है तथा हृदय के सबसे निकट पहुंचता है। भारतीय मनीषियों ने कथन की रीति के आधार पर संपूर्ण शास्त्र को सामान्यतः तीन भागों में विभाजित किया है। अब लाइन छोड़कर फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, काव्य का सीमित स्वरूप। लिखें, व्यापक रूप से काव्य समस्त वाङ्मय का सारभूत तथा आधारभूत तत्व है, लेकिन सीमित अर्थ में काव्य गद्य या पद्य में से अभिव्यक्त ऐसा कवि कर्म है जिसमें रस तथा भाव की प्रधानता होती है। ध्वन्यालोक के व्याख्याकार अभिनव गुप्त अपनी लोचन टीका के मंगलाचरण में कहते हैं कि डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखिए कि कवि के पास ठोस सामग्री का सर्वथा अभाव रहता है। फिर भी वह पूर्णतः नवीन वस्तु की रचना करने में समर्थ होता है। उसकी रचना पत्थर की भांति नीरस जगत में सरसता का संचार कर देती है।
कवि प्रतिभा से प्रसूत काव्य में वस्तु जगत की अपूर्व पुनर्रचना भाषित होती है। डबल इंडोट कामा बंद। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें निष्कर्ष रूप में, तो इस प्रकार रस अथवा भाव की प्रधानता काव्य तत्व की प्रमुख कसौटी होती है। काव्य के प्रधानता दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। पद्य काव्य के भी दो रूप होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। फिर लिखें कि कथानक और चरित्र आदि से सर्वथा मुक्त संक्षिप्त वर्णनगत कुछ छंदों की रचना मुक्तक काव्य की संज्ञा प्राप्त करती है, जिसके अनेक भेदों में गीत, प्रगीत या मुक्तक आते हैं। फिर लिखें काव्य शब्द का पहले जो व्यापक अर्थ था, उस अर्थ में अब साहित्य शब्द प्रचलित हो गया तथा संकुचित अर्थ में काव्य शब्द का आज प्रयोग होने लगा। तो ये आपने लिखा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि काव्य शास्त्र क्या है। प्रश्न संख्या 14 है काव्य के लक्षण, काव्य के क्या लक्षण है विवेचना कीजिए। काव्य के क्या लक्षण है विवेचना कीजिए। अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो काव्य शास्त्र क्या है मैंने आपको बताया है, वही आपको लिखना है। काव्य शास्त्र क्या है वही आपको यहां पर पहले स्टार्टिंग में लिख देना है। और काव्य शास्त्र के बाद में यजुर्वेद से जो उदाहरण लिया गया है, यजुर्वेद से उदाहरण लिया गया है, वो उदाहरण हम अभी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख लीजिएगा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, या लिख लीजिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में परमात्मा को ही कवि शब्द से अभिभूत करते हुए लिखा गया है। परमात्मा को ही कवि शब्द से अभिभूत करते हुए लिखा गया है। तो ये हो गया यजुर्वेद से आपने उदाहरण दे दिया। अब विभिन्न आचार्यों के काव्य लक्षण, यानी जो अभी आपने 50-55 शब्द में जो लिखा वो लिखा। अब उसके बाद में भिन्न आचार्यों के काव्य लक्षण, तो लिखें कि पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अपने इस लक्षण के द्वारा शब्द मात्र का काव्य तत्व स्वीकार किया, किंतु शब्द और अर्थ दोनों को काव्य तत्व स्वीकार करने वाले आचार्यों की लंबी सूची है, जो इस प्रकार है। फिर जब वहाँ परीक्षा में आप लिखिएगा तो मैंने जो कहा था कि आप हेल्प ले सकते हैं अभी शुरुआती दौर में, वो भामह का लिखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद द्विधा, ये भामह का लिख लीजिए। रुद्रट का शब्दार्थो काव्यम, तो जब वहाँ परीक्षा में लिखिएगा तो ऐसे डॉट लगाइए, फिर आगे लिखिए, फिर डॉट लगाइए, फिर लिखिए, फिर डॉट, ऐसे क्रम से सबका लिखिए। ऐसे आप कॉपी में अपने उदाहरण देख के लिख सकते हैं अभी शुरुआत में, ताकि आपको याद हो जाए। तो भामा का लिख लीजिए, वामन का लिख लीजिए, रुद्रट का लिख लीजिए, हेमचंद्र का लिख लीजिए, अदोसो सगुणों सालंकारो चा शब्दार्थों काव्यम, या विश्वनाथ का लिख लीजिए, विद्याधर का लिख लीजिए, मम्मट का लिख लीजिए, तद 200 शब्दार्थों सगुणामलंकृति पुनः क्वाति। तो ये काव्य लक्षण आप लिख लीजिए। और फिर इन काव्य लक्षण पर आप एक एक दो लाइन लिखते चलिए। जैसे भामा का आपने काव्य लक्षण लिखा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो आप लिखें कि काव्य लक्षणकार विद्वान आचार्यों में सबसे प्राचीन आचार्य भामा हैं। उन्होंने काव्यालंकार में लिखा शब्दार्थों सहितो काव्यम। इस लक्षण के द्वारा शब्द तथा अर्थ इन दोनों के सहभाव को काव्य शब्द से अभिहित किया गया, किंतु उन्होंने शब्द तथा अर्थ के सहभाव को स्पष्ट नहीं किया। फिर लिखें दंडी का काव्य लक्षण, तो लिखें भामा के बाद काव्य शास्त्री आचार्य दंडी ने काव्य के स्वरूप को निरूपित किया। फिर काव्यादर्श में जो उदाहरण दिया गया है, जो लक्षण दिया गया दंडी का, वो लिख लीजिए। तो ये शुरुआत में आपको इन चीज़ों को लिख लेना है। समझ में आ गया? ऐसे कुंतक का लिखिए,
ऐसे क्षेमेंद्र का लिखिए, ऐसे मम्मट का लिखिए कि काव्य प्रकाश के प्रणेता, मम्मट का लिखिए कि काव्य प्रकाश के प्रणेता मम्मट ने काव्य के स्वरूप को निरूपित करते हुए तद दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि काव्य प्रकाश में लिखा। अर्थात दोष रहित गुण सहित सर्वत्र अलंकारों से युक्त किंतु कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार रहित भी शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट का यह काव्य लक्षण यद्यपि काव्यात्मा का निर्देश नहीं करता है, लेकिन परवर्ती काल में इसका बड़ा ही समादर हुआ। इस लक्षण की समालोचना साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने तथा रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ ने भी की है। अब इसके बाद में हिंदी साहित्य के जो कवि हैं जो काव्य लक्षण दिए हैं वो आप बता दीजिए कि संस्कृत के आचार्यों के ही समान हिंदी के भी आचार्यों ने काव्य को लक्षित किया है। हिंदी के रीतिकालीन कवि ठाकुर कहते हैं, ठाकुर का यहाँ पर कथन उल्लेख कर दीजिएगा कि ठाकुर कहते हैं कि पंडित और प्रवीणन को, पद लिख लीजिए कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित कहावै। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित कहावै। कवित कहावै ये ठाकुर का है, डबल इंडोर कॉमा में लिख कर दीजिएगा। तो इनकी दृष्टि में पंडित जो होते हैं वो हृदय आह्लाद तत्व ही कविता या काव्य का काव्य तत्व है, लेकिन आचार्य केशव की आत्मा अलंकार को मानते हैं। लिख लीजिए कि केशव काव्य की आत्मा अलंकार को मानते हैं। और उदाहरण दीजिए, भूषण बिरुना विराजे कविता वनिता मित। ये जो उदाहरण बीच बीच में देते आप चलेंगे बहुत ही बेहतर होगा, समझ लीजिए, और बहुत अच्छे आपके अंक मिलेंगे वहाँ परीक्षा में। भूषण बिरुना विराजे कविता वनिता मित, ये सारी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं कहाँ पर क्या लिखना है। फिर लाइन छोड़कर लिखे, पैराग्राफ चेंज करके कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम काव्य है, किंतु वह यह भी मानते हैं कि कविता को सरल, प्रत्यक्ष मूलक और रचनात्मक होना चाहिए। उनके अनुसार कविता के 3 तत्व होते हैं, सादगी, वास्तविकता तथा जोश। फिर पैराग्राफ चेंज करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं, उनके अनुसार कविता वह साधन है जो कोटेशन है वो मैं आपको जरूर लिखा दे रहा हूँ, इसीलिए स्लो बोल रहे हैं कि आप लिख सकें। कविता वह साधन है, आचार्य शुक्ल का कथन है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इसी प्रकार शुक्ल जी ने एक जगह पर और लिखा है कि जिस प्रकार, ये आपको याद होगा, साहित्य के सभी विद्यार्थी को याद होगा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अब अंत में आप लिख दें, अच्छा पाश्चात्य वालों का भी एक लाइन में लिख दें कि संस्कृत तथा हिंदी के काव्य शास्त्रों या काव्य आचार्यों के ही समान पाश्चात्य काव्य के आचार्यों ने भी काव्य के रूप को निरूपित किया है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार शांत क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह ही काव्य है।
वर्ड्सवर्थ के अनुसार, लिख लीजिए, वर्ड्सवर्थ के अनुसार, या वर्ड्सवर्थ लिख के डबल इनवर्ट कॉमा में लिख लीजिए, शांत क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह ही काव्य है, काव्य है। फिर आगे लिखें, लेकिन मिल्टन कविता को, मिल्टन पाश्चात्य में लिख रहे हैं, मिल्टन कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक मानते हैं, रागात्मक मानते हैं। जॉनसन के अनुसार कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है। जॉनसन के अनुसार कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है, जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट में 2 लाइन का 3 लाइन का निष्कर्ष लिख दें तो इस तरह काव्य के लक्षण का विचार, काव्य के लक्षण का विचार भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का अत्यंत प्रिय विषय रहा है। किंतु इतना तो मानना ही होगा कि काव्य के जिस उदात्त स्वरूप को पाश्चात्य और भारतीय समालोचकों ने उपस्थित किया है, उनमें पाश्चात्य आचार्यों के काव्य लक्षणों में काव्य का वह उदात्त स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। तो इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद में आ जाते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। पूरा प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 15 पूरा भेज दिया गया। यहाँ तो मैंने केवल पॉइंट दिया है कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के आधार पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कला, उसने कहा था के आधार पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कला पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में तो आप लिख ही लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें कम से कम आप 50 से 60 शब्दों में स्टार्टिंग में, यानी 3-4 लाइन में इसे लिख लीजिए। ठीक। अब इसके बाद में उसने कहा था कहानी का विषय, पात्र, कहानी की विशेषता, कहानी की भूमिका, कहानी का महत्व और निष्कर्ष आपको लिखना है। ठीक है भाई। कहानी जब आप संक्षिप्त परिचय देंगे, संक्षिप्त विषय लिखेंगे, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में होते हुए भी अपने ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से आज भी अप्रतिम है। इस कहानी में जैसा कि जयशंकर प्रसाद का जो रोमांटिक है, तो यहाँ पर गुलेरी का जो रोमांटिक है वो दिखाई देता है। तो आप ऐसे लिखें कि इस कहानी में प्रसाद का रोमांटिक आदर्श अपनी पूरी रंगीनी में उपस्थित है, और यह भी एक ऐतिहासिक सच है कि प्रसाद की महत्वपूर्ण रोमांटिक कहानियाँ उसने कहा था के बाद की है, उसने कहा था के बाद की है। अब उसके संक्षिप्त विषय और कथन विशेषता को साथ में लेकर चलते हैं कि लहना सिंह के आत्मसमर्पण की करुण कथा और पवित्र प्रेम के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान की यह कहानी अपने सहज रसोद्रेक के कारण हिंदी साहित्य के माइल स्टोन बन सकी। उसने कहा था के साथ हिंदी कहानी ने अपने विकास की नई मंजिल शुरू की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी स्वीकारते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी का यहाँ पर कोटेशन दे दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कोटेशन दे दीजिए जो हिंदी साहित्य में उन्होंने कहा है, दे दीजिए कि शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हुआ है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इसी एक कहानी ने गुलेरी जी को हिंदी संसार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।
हिंदी की यह पहली सर्वांगपूर्ण यथार्थवादी कहानी है जो कला की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। इस कहानी का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि जिस समय यह कहानी लिखी गई, हिंदी कहानी का परिदृश्य आकस्मिक संयोगों, रहस्य, चमत्कार, कौतूहल से परिचालित था। गुलेरी जी ने इसका अतिक्रमण करते हुए कहानी को मनुष्य मन की आंतरिकता के स्पर्श से संपन्न किया। डॉक्टर परमानंद का कथन है, लिख दीजिए कि डॉक्टर परमानंद का कथन है, $.com में लिखिएगा कि उसने कहा था, यूँ ऐसे लिखिए परमानंद फिर $.com, यूँ उसने कहा था में घटनाएं भी हैं, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी, लेकिन उस सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य, आत्म बलिदान का, प्रेम और कर्तव्य के पारस्परिक संघर्ष का इतना साधारण और संवेदनात्मक रूप में चित्रण हुआ है कि कहानी नई हो जाती है, नई हो जाती है। अब कहानी की भूमिका और उसने कहा था कहानी का महत्व लिखना शुरू करिए। 3-4 लाइन में इसे भी लिख दीजिए कि आरंभ में ही लड़की लड़के को परिचय देती है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़के को परिचय कि तेरी कुड़माई हो गई, धत देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और इस उत्तर से लड़के मानसिक क्षोभ और तनाव को किसी नाटकीय कौशल और मार्मिक सांकेतिकता से व्यक्त किया गया है, ये अत्यंत सार्थक है। लहना सिंह का अंतर्द्वंद जिस घटना प्रसंगों से उभरता है वह भी हम कह सकते हैं कि यह कम कौतूहल उत्पन्न नहीं करता। अमृतसर के बाजार, बम्बू काट बाजार के वर्णन में अतिरिक्त विस्तार और युद्ध क्षेत्र के वर्णन में अच्छा खासा समय और अच्छी खासी दिलचस्पी से कहानी में यथार्थ का स्तर सघन होता है। समय और स्थान के लंबे अंतराल को मृत्यु के क्षणों में लहना सिंह के स्मृति चित्रों द्वारा जिस नाटकीय कौशल से समेटा गया है, उससे कहानी के मूल भाव, त्याग और बलिदान और भी गहरे हो उठते हैं। लाइन छोड़कर फिर लिखे अंत में निष्कर्ष रूप में कि इस कहानी के द्वारा नाटकीयता, स्थानिक रंग, रंगीन सेटिंग, जीवंत वर्णन, फ्लैशबैक शैली, स्वप्न आदि को कहानी में समाविष्ट करने का पहला श्रेय चंद्र शर्मा गुलेरी को है। यह कहानी गुलेरी जी की अपनी निजी मौलिक कथा शिल्प योजना की प्रतीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिखें। अब यहाँ पर वापसी कहानी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर वापसी कहानी तो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं है, फिर वापसी कहानी आपने कैसे दे दिया। यहाँ प्रश्न है कि वापसी कहानी का सारांश क्या है। वापसी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में वापसी कहानी नहीं है, लेकिन वृद्ध विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है, नारी विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है, दलित विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस वृद्ध विमर्श, नारी विमर्श और दलित विमर्श पर जो बहुचर्चित कहानी है उस पर परीक्षा में प्रश्न जरूर बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आयोग द्वारा भले ही पाठ्यक्रम में पूरी कहानी नहीं, लेकिन आयोग द्वारा इस पर प्रश्न भी बनाया जा चुका, चाहे वो NTA नेट के द्वारा हो और चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा हो। इसलिए इस कहानी को बिल्कुल भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो वापसी कहानी का सारांश आप लोग, मुझे लगता है कि अपने शब्दों में लिख ही लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले वापसी कहानी उषा प्रियंवदा के बारे में लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। फिर वापसी कहानी का जो विषय है, वापसी कहानी का विषय पूरा लिखिए। सेवानिवृत्त जो इसका विषय है, गजाधर बाबू जो रेलवे में नौकरी करते हैं और घर आते हैं, फिर घर ही अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं, तो वो पूरा आपको सारांश लिखना है वापसी कहानी की। फिर कथा लिखना है आपको। इसको देखते हैं कि कितने लोग 350 शब्दों में लिख पाते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा। प्रश्न संख्या 17 जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 17 दिया गया कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के चरित्र की विशेषताएं बताइए।
आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी की चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आप मोहन राकेश के बारे में लिखें कि मोहन राकेश कौन है, किस प्रकार के नाटक लिख रहे हैं। फिर उनके एक दो नाटक उदाहरण स्वरूप दीजिए, यानी 3 से 4 लाइन में आप इसे लिखिए। और फिर उसके बाद में आ जाइए आषाढ़ का एक दिन पर, कि आषाढ़ नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के चरित्र की, ऐसे लिखिए, नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के चरित्र में निम्नलिखित प्रियंगु मंजरी के चरित्र में राजनीति में निष्णात विशेषता, या ऐसे लिखें, इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मुख्य महिला पात्र प्रियंगु मंजरी राजनीति में निष्णात थी, वह चतुर और व्यवहार कुशल भी थी, साथ में उसमें भारतीय पतिपरायण नारी होने के भी गुण देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक, अब जो इस प्रकार हैं उसके बाद फिर लिखना शुरू करें। हेडिंग डाल दें, राजनीति में निष्णात, ऐसे हेडिंग डालें, राजनीति में निष्णात। और जो हेडिंग डाले वो ब्लैक पेन से डालें, अगर मोटा पेन आपके पास है स्केच टाइप का तो आप लिख सकते हैं, लेकिन स्केच यहाँ पर चलेगा नहीं, मोटा पेन थोड़ा रखिएगा और ब्लैक कर दीजिएगा। राजनीति में निष्णात लिखें कि प्रियंगु मंजरी राजनीति में निष्णात और कुशल है, वह राजनीति की बारीकियों से भली भांति परिचित है, राजदुहिता है और जन्म से ही उसका राजनीति से गहरा संबंध रहा है। एक लंबे वक्तव्य द्वारा राजनीति और साहित्य की द्वंद्वता तथा राजनीति में समय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रियंगु मंजरी कहती है, क्या कहती है, वो कोटेशन लिखें, कोटेशन डबल इंडोट कामा में लिखें कि राजनीति साहित्य नहीं। ये कथन आप लोगों को सभी को पता होगा, नहीं पता है तो क्या लिखना है इसीलिए बताया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। फिर दूसरा हेडिंग, यहाँ पॉइंट ना लिखिएगा, 1 2 3 ऐसे मत लिखिएगा, सिर्फ हेडिंग डालिएगा। लिखें चतुर और व्यवहार कुशल, हेडिंग डालिए चतुर और व्यवहार कुशल काले रंग से। फिर लिखें प्रियंगु मंजरी पूरे नाटक में चतुर और व्यवहार कुशल नारी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मल्लिका के घर में आने के बाद भी अपने आप को अतिथि नहीं मानती, अपने आप को अतिथि नहीं मानती। मल्लिका जब कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ या स्वागत करूँ, आप आसन ले लो तो मैं आपके लिए आसन लाऊं, तो प्रियंगु मंजरी कहती है कि आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। फिर आगे हेडिंग डालें कि भारतीय पतिपरायण नारी। लिखिए प्रियंगु मंजरी एक प्राचीन भारतीय पतिपरायण नारी के समान अपने पति की इच्छा अनिच्छा सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती है। उसके राजनीतिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी जी तोड़ प्रयास करती है। वह अपने साथ कालिदास के ग्राम जीवन के परिवेश को कश्मीर ले जाना चाहती है ताकि कालिदास को कोई भी अभाव न खले। मल्लिका और मातुल के घरों का परिसंस्कार करवाना चाहती है। मल्लिका के सम्मुख प्रियंगु मंजरी कालिदास की दुविधाग्रस्त मानसिकता को संतुलित बनाए रखने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी इस प्रकार से देती है, कहती है, क्या कहती है, डबल इंडोट कामा में लिखिएगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो, उससे कई बार बहुत क्षति होती है, वह व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है, मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे, इसीलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ, कुछ
हरिण शावक साथ जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर और आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ से कुछ घरों का भी, यहाँ के जैसे कुछ घरों का निर्माण भी वहाँ कराएंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी यहाँ से ले जाकर वहाँ शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंत पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि प्रियंगु मंजरी भारतीय पतिपरायण नारी है जो पति कालिदास की सुख सुविधा इच्छा अनिच्छा का विशेष ध्यान रखती है। और फिर लाइन छोड़कर लिखें कि प्रियंगु मंजरी में परोक्ष राजमद भी सुशोभित होता है। कालिदास हेतु ग्राम परिवेश के लिए हरिण शावक, औषधियाँ, अनाथ बालक, मातुल, उसका परिवार आदि को साथ ले जाना कितना खोखला, कृत्रिम, हास्यास्पद और बनावटी है। मल्लिका के घर का परिसंस्कार कराना, उसके विवाह की व्यवस्था राज्य के 2 अधिकारियों में से किसी एक से कराना। विवाह प्रसंग में वास्तव में प्रियंगु मंजरी का राजमद ही उजागर होता है, क्योंकि वह प्रेम को भी व्यापार समझती है। और फिर अंत में दिया गया कि स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर देवसेना का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना है, उनके नाटक के बारे में लिखना है। फिर स्कंदगुप्त नाटक के बारे में आपको लिखना है। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में लिखने के बाद अब स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र हैं, कुछ पात्रों का परिचय दे दीजिए, यानी 5 से 6 लाइन आपको इस बेस पर लिख देना है। फिर देवसेना को लिखना है, देवसेना का आदर्श नारी चित्रण। तो यहाँ से लिखना शुरू करें कि वस्तुतः प्रसाद के नाटकों में नारी पात्रों का महत्व है और कथा वस्तु के अंतर्गत उसका उतना ही महत्व है जितना पुरुष पात्रों का। चूँकि जयशंकर प्रसाद के सभी पात्रों का चारित्रिक विकास कृत्रिम न होकर अंतर्द्वंद्व घटनाओं के घात प्रतिघात होने वाले चरित्र विकास की मनोवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर हुआ है। अतः मानवीय अंतःकरणों की 2 परस्पर विरोधी सद और असद प्रवृत्तियों के आधार पर उसके नारी पात्रों के भी 2 वर्ग दिख पड़ते हैं। एक विचारक के कथानुसार उसके नारी पात्रों का एक वर्ग वह है जो जीवन के दुख सुखों की धूप छां भरी कठिन दोपहरी में से अपने निश्चित आदर्शों का संबल लिए और सतत क्रियामाण रहती है। ऐसे पात्रों को हम आदर्श पात्रों की कोटि में रख सकते हैं। देवसेना, फिर लिखें कि देवसेना मालवराज बंधु वर्मा की बहन और स्कंदगुप्त नाटक की प्रधान नारी पात्र है। वह एक आदर्श पात्र ही है और देवसेना का चरित्र प्रसाद जी की एक अलौकिक भेंट है। प्रकृति के गोद में पली हुई वन देवी मूक प्रणय ही करुण कहानी है। देश और प्रेम के लिए जिसका उत्सर्ग परिजात के फूल से भी कोमल, हिमालय से भी महान, वेदना से भी कठोर रहा हो, जिसने कोयल के मधुर संगीत में अपने वेदना का स्वर मिलाकर हृदय में क्रंदन मचाने वाले संगीत की रचना की हो, इसी बाला का यह सौम्य सुंदर चित्र है। अब संगीत प्रियता और प्रकृति प्रेम, किस तरीके से उसमें संगीत का प्रेम है, किस तरीके से प्रकृति प्रेम है, वह लिख दीजिए कि देवसेना के चरित्र में संगीत प्रियता का गुण विशेष रूप में विद्यमान है। उसका संगीत प्रेम जन्मजात है। जीवन के विषम क्षणों में भी वो संगीत की तरंगों में मग्न रहती है। मालो दुर्ग पर हूण व शकों के सम्मिलित आक्रमण के समय भी वो गाना चाहती है। और उसकी संगीत प्रियता के अतिरेक को देखकर भीम वर्मा भी कहते हैं कि देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। कौन कहता है? तो भीम वर्मा। ये डबल इंटरेड कॉमा में लिख लीजिए कि भीम वर्मा कहते हैं कि देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। परंतु हम इसे चारित्रिक त्रुटि नहीं कह सकते, क्योंकि स्थूल व बाह्य सृष्टि से संगीत को देखने वाले भले ही संगीत प्रियता को रोग समझ बैठें, लेकिन वास्तव में संगीत रोग नहीं है। देवसेना तो संगीत को ब्रह्म की सत्ता के समान सर्वत्र व्याप्त देखती है। और वो कहती है, क्या कहती है? कोटेशन लिख लीजिए कि प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है,
प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विरक्त कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्ववाणी में शीघ्र नहीं मिलता। पक्षियों को देखो, उनके चहचह कलकल छलछल में कोकिल में रागनी है। तो इसी तरीके से आप पावन प्रेम व्यंजना इनका मानव प्रेम व्यंजना लिख लीजिए कि मानव प्रेम व्यंजना इनमें किस प्रकार से है। देवसेना में त्याग किस प्रकार से है कि देवसेना अपूर्व त्यागमयी है, और त्याग तो मानो उसके चरित्र में मूर्तिमान होकर ही विद्यमान है। वो विजया के लिए अपना सब कुछ तक न्यौछावर कर देती है और प्रेम को अपने अंतःस्थल में छिपाए रखती है। वह त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति समझती है और इसीलिए वो प्रेम का मूल्य नहीं चाहती। उसके भाई बंधु वर्मा ने देश प्रेम के कारण अपने देश मालव को निस्वार्था से त्याग दिया था। अतः अपने भाई के त्याग को वो स्वार्थ के रूप में नहीं देखना चाहती, इसीलिए वह स्कंदगुप्त के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि तब लोग यह समझते कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है ना। बाकी देवसेना के अन्य गुण कुछ लिखकर निष्कर्ष लिख दीजिए, थोड़ा बहुत लिखकर। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों के समझ में आया होगा। और अगर अब आप जुड़ना चाहते हैं, पूरा आपने देखा है, तो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके का लगातार आप लोगों को दिया जाएगा। मैंने समझा दिया है, सब कुछ बता दिया गया है, बाकी विचार करना आपका काम है। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि इस लेक्चर से आपको कितनी सीख मिली।